इस बार का चुनाव मोदी और अमित शाह के लिए सबसे कठिन चुनाव होने जा रहा है, इतना निश्चित। नमस्कार। गुजरात से खबर यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री रूपाणी साहब और एक कद्दावर नेता नितिन पटेल, इन्होंने घोषणा की कि ये विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। ये वही लोग थे कैबिनेट में जो पूरे कैबिनेट से निकाले गए थे। नितिन पटेल एक बहुत कद्दावर नेता माने जाते हैं। उनका विधानसभा नहीं लड़ना ये इस बात का इंडिकेशन है कि उनका नाम लिस्ट में नहीं था। रूपाणी और नितिन पटेल, इन दोनों को इस बार टिकट न देने का शायद भाजपा ने तय कर लिया। ये बात उनको पता पड़ गई और तुरंत उन्होंने खुद ही अनाउंस कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। गुजरात में ऐसा क्या हो गया कि रूपाणी और नितिन पटेल जैसे लोग चुनाव लड़ने से परहेज कर रहे हैं? यदि कांग्रेस कल आरोप लगाए कि ये लोग चुनाव में हारने के डर से भाग रहे हैं, तो फिर भाजपा के पास इसका उत्तर क्या होगा? क्योंकि भाजपा जब ये कहती है कि राहुल गांधी चुनाव के नतीजों से डर के हिमाचल और गुजरात आ ही नहीं रहे हैं, पदयात्रा का नाम लेकर पदयात्रा में मग्न है, ऐसे सवाल वो भी उठा सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि जब भी सत्ता पक्ष विरोधियों पे सवाल उठाता है तो जगह को छोड़नी चाहिए, क्योंकि वो चीज वही सवाल फिर पलट के आपके मुंह पे भी आ सकते हैं। गुजरात में जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की पहले फेज की, वो 14 नवंबर की है, आज से 5 दिन बाद। दूसरी ओर दूसरे फेज की 17 तारीख है, उसके 3 दिन बाद। 8 दिन के अंदर फॉर्म भरने हैं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपनी लिस्ट तैयार नहीं कर पाई। आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग है, लेकिन चर्चा ये भी है कि क्या लिस्ट बाहर निकलेगी या सिर्फ जिन उम्मीदवारों के नाम तय होंगे उन्हें फोन पे बताया जाएगा कि आपको भी फॉर्म लेके जाना है और उस दिन, जिस दिन फॉर्म भरना है उसी दिन आपको बोलना है। क्या वहां विद्रोही उम्मीदवार खड़े होते होंगे? ये बीजेपी को डर है क्या नरेंद्र मोदी को ये डर सता रहा है कि जैसा हिमाचल प्रदेश में उन्होंने फोन करके एक बागी उम्मीदवार को विड्रॉ करने के लिए कहा और उसने उतने ही आदरपूर्वक विड्रॉ करने से मना किया, वो डर क्या गुजरात में भी हो सकता है? क्योंकि गुजरात में लोग ही असंतुष्ट नहीं है, लोग ही नाराज नहीं है, मतदाता ही नाराज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कैडर भी बहुत बुरी तरह से नाराज है जिस हिसाब से पार्टी को चलाया जा रहा है। वर्तमान में जो सरकार है उसमें सिर्फ आनंदीबेन पटेल और सीआर पाटिल का बोलबाला है, जो पार्टी के अध्यक्ष है। अमित शाह का गुट बहुत बुरी तरह से नाराज है क्योंकि वहां तवज्जो नहीं दी। अंदरूनी बहुत सारे झगड़े हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये बात कहनी पड़ी जो मुझे लगता है कि असंवैधानिक है। मुझे लगता है कम से कम कि उन्होंने कहा कि आप उम्मीदवार का नाम मत देखिए, आप तो बस कमल पे बटन दबाइएगा, समझ लीजिएगा वो मतदान मुझे हो रहा है। इससे ज्यादा असंवैधानिक बात हो नहीं सकती, क्योंकि हमारे संविधान में जब विधायक चुनने का एक प्रोसेस है, एक विधानसभा क्षेत्र अपने क्षेत्र का एक पॉपुलर, जो सबसे ज्यादा जिसके पीछे लोग खड़े हैं, ऐसे इंसान को अपना नुमाइंदा बना के विधानसभा में भेजता है ताकि वो वहां की समस्याओं के लिए लड़े। लेकिन यदि आप ये कहे कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा चुनाव लड़े, आप उसकी चिंता मत करो, आप तो सोचो कि बस मैं हूं। तो क्या गुजरात में जो विधायक है, इनकी स्थिति इतनी बुरी हो रही है कि उनकी अपनी कुछ आइडेंटिटी ही नहीं मानी जाती? या मोदी जी जानते हैं कि जो लिस्ट वो तैयार करने जा रहे हैं, जिन लोगों को वो सामने जा रहे हैं, उनका कोई वजूद ही नहीं है, लोग उन पे वोट नहीं देंगे, लोग इसीलिए वो खुद के लिए वोट मांग रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो सबसे यंग पार्टी है, जो सबसे बाद में गुजरात के चुनाव के गुजरात में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन चुनाव का बिगुल उन्होंने उसी दिन बजाया जिस दिन बीजेपी ने बजाया। उनके 100 से ज्यादा लोगों की लिस्ट बाहर मार्केट में है। कांग्रेस ने 42 लोगों की लिस्ट मार्केट में दे दी है। जब सारी पार्टी अपनी उम्मीदवार तय कर रही है, ऐसी क्या आपाधापी मची है बीजेपी में कि जो अभी तक लिस्ट नहीं तय होती? क्या कहीं हार का डर तो नहीं सता रहा है? क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, गुजरात में बीजेपी का हारना ये मात्र एक राज्य खोना नहीं है। जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, जो गुजरात से आता है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन दोनों के लिए बीजेपी की अंदरूनी विद्रोह को संभालना मुश्किल हो जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर, यदि गुजरात वो हारते हैं तो। क्योंकि केशुभाई पटेल एक बाई इलेक्शन हारे थे और नरेंद्र मोदी ने हंगामा मचा दिया था कि हम आने वाला विधानसभा चुनाव हारेंगे, क्योंकि अब बाई इलेक्शन केशुभाई नहीं जीत पाए और उसी के चलते केशुभाई को कुर्सी छोड़नी पड़ी और नरेंद्र मोदी की स्थापना मुख्यमंत्री पद पर दिल्ली से की गई। ये गुजरात जैसा स्टेट, जो गुजरात रोल मॉडल था, 27 साल से गुजरात पे राम राज्य चल रहा है, नरेंद्र मोदी वन साइडेड की सरकार चला रहे हैं, वहां की सरकार पीएमओ में चल रही है, बहुत सारी बातें हो रही है। इतना कुछ होते हुए भी यदि गुजरात में प्रदर्शन फीका रहा, तो फिर जवाबदेही तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बनी। सवाल पूछने के लिए कई लोग तैयार बैठे हैं। एक चिंगारी की आवश्यकता है, क्या वो चिंगारी गुजरात से आएगी? डर नरेंद्र मोदी जी का सबसे ज्यादा वो है। इसलिए इन के प्रकरण कुछ भी करे, सरकार बनानी ही है। लेकिन क्या वो अपना ट्रैक रिकॉर्ड बरकरार रखेंगे? 2002 से
2019 तक हर चुनाव में वो अपनी सीटें खोते आ रहे हैं और आखिर में तो 2019 में तो 2017 में सॉरी, ये तो सीटें मात्र 99 रह गई थी, 2 आंकड़ों पे आ गई थी। क्या इस बार वो खिसक के 95 93 पे आएगी? सवाल ये है। कई दृष्टि से शहरों में आम आदमी पार्टी हंगामा कर रही है, तो गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस अपनी पकड़ पूरी ताकत के साथ, मजबूती के साथ उतर रही है। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बार बार गुजरात जाना पड़ रहा है। पिछले 3 महीने में लाख करोड़ से ज्यादा के पत्थर लग चुके हैं काम के। ये बात अलग है कि पिछले चुनाव के समय जो पत्थर लगाए गए थे चुनाव के पहले, उसका अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। कई प्रोजेक्ट्स का लोग हंस रहे, महंगाई, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, घटता हुआ निवेश, ये तमाम समस्याएं हैं। नकदी की किल्लत, कैश क्रंच जिसको कहते हैं, इन तमाम राष्ट्रीय मुद्दों से गुजरात अछूता नहीं है। गुजरात की जनता त्राही त्राही है इन्हीं सब कारणों से। जो मूंगफली का सिंग तेल जिसको कहते हैं, वो जो सबसे ज्यादा गुजरात में खाया जाता है, वो 300 पार कर चुका है। गरीब आदमी का चूल्हा जलना मुश्किल है। गुजरात के अपने मसले तो है ही, लेकिन राष्ट्रीय मसलों से गुजरात अछूता नहीं है और उसका सीधा जवाबदेही केंद्र सरकार की बनती है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार आप बात करते हो तो फिर डबल मार भी पड़ सकती है। इसलिए आने वाली उम्मीदवारों की लिस्ट कैसी होगी? क्या ये चेहरा फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? और यदि वो चेहरे पर लड़ा जाता है तो उस चेहरे की वैल्यू क्या होगी, वो ब्रांड वैल्यू कितनी बनी रहेगी, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन वर्तमान में जब नतीजे आने के लिए करीब करीब अभी 1 महीना बाकी है, आज 9 तारीख है, अगले 8 तारीख को दिसंबर को नतीजे आने वाले हैं। इस 1 महीने में क्या कुछ करना होगा, क्या कुछ करेंगे, क्योंकि मोदी जी के तर्कश में हमेशा अलग अलग तीर रहते हैं। तो हम भी विश्लेषक होने के तरह वजह से उन तीरों को नाप रहे हैं, देख रहे हैं, जनता भी देख रही है। लेकिन इस बार का चुनाव मोदी और अमित शाह के लिए सबसे कठिन चुनाव होने जा रहा है, इतना निश्चित। आज इतना ही, फिर आऊंगा कल किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।